साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्राथमिक शिक्षक के परीक्षा के दृष्टिकोण से दूसरा प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम दूसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, चूज द वर्ड ऑपोजिट, ठीक है, इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ शब्द है उसका हमें अपोजिट विलोम ढूंढना है। देखिए एथियस्ट पूछा है, ठीक है। एथियस्ट का अर्थ होता है नास्तिक, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। तो नास्तिक का अगर हम विलोम देखें तो इसका विलोम हो जाएगा उपासना करने वाला, यानी थियोलॉजिस्ट, ठीक है, थियोलॉजिस्ट। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, थियोलॉजिस्ट। एथियस्ट का विलोम क्या होगा, थियोलॉजिस्ट। बाकी अगर हम देखें, देखिए रैशनलिस्ट का मतलब होता है विवेकशील, ठीक है, और बिलीवर का अर्थ होता है विश्वास करने वाला। और अगला है रिचुअलिस्ट, तो उसका मतलब है संस्कारों वाला, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रंकेट, यानी कि इस सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। देखिए ट्रंकेट का अर्थ होता है अलग थलग कर देना या काट कर अलग कर देना, ठीक है। तो इस शब्द के लिए जो उपयुक्त पर्यायवाची होगा वो होगा कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ, ये हो जाएगा सी, ठीक है, कट ऑफ। बाकी अगर हम बात करें, देखिए कैंसिल का अर्थ होता है निरस्त कर देना, एक्ट क्रूअली मतलब निर्दयता से पेश आना, और स्विफ्टली एंड स्विफ्टली इसका मतलब है शीघ्रता से अंत करना, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है, देखिए कट ऑफ का मतलब काट के अलग कर देना या फिर अलग थलग कर देना, ठीक है, अलग ये चीज़। चलिए अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए विच कैन नॉट बी रीड, है ना, ऐसी मतलब इनमें से क्या है जिसे ना पढ़ा जा सके, ठीक है। देखिए तो विच कैन नॉट बी रीड का मतलब हो गया, ठीक है, देखिए एलिजिबल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। इसका मतलब है जो ना पढ़ा जा सके, ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, गलत लिखा हुआ वर्ड आपको यहाँ से देखना है, ठीक है, जो गलत स्पेल किया गया है, गलत स्पेलिंग लिखी गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो वर्ड है एक्सेग्रेट, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्योंकि इसका जो सही मीनिंग होगा वो यहाँ पर होगा, देखिए EXA, ठीक है, डबल जी ERATE, ये सही वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, बी आंसर गलत है यहाँ पे, मतलब बी आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इडियम, ठीक है। देखिए मुहावरे की बात कर रहे हैं, तो देखिए आई, ठीक है, आई ऑफ रामा एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी। देखिए रमा लिखा है यहाँ पर, रामा नहीं होगा, आई, ठीक है, बट सी डिड नॉट सी मी, है ना। तो यहाँ क्या होगा, देखिए इसके लिए जो करेक्ट इडियम होगा वो होगा कॉट अ ग्लिम्प्स, ठीक है, आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ रमा एट द थिएटर बट सी डिड नॉट सी मी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सर अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। द मैन इज, अब इनमें से आपको वर्ब देखना है जो दिया गया, सॉफ्ट, हार्ड, कूल, लॉट, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली जो वर्ड है यहाँ पे वो देखना, सॉफ्ट वर्ड आएगा या फिर कूल वर्ड आएगा या हार्ड आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आएगा द मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग।
सम वॉट डीप, ठीक है, मतलब जो ऊंचा सुनता हो ऐसे कह लीजिए, या फिर जो है वो डीप हो, है ना, सुनता ही ना हो, ये चीज़ है। देखिए अगला क्या है, चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। देखिए दोस्तों, ये एक सेंटेंस आपको दिया है, इसमें आपको किस पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है वो बताना है, ठीक है। देखिए आई वेंट टू, ठीक है, द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये सी है ना, इसमें मिस्टेक है, इसमें गलती है, एज मैनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो सो मच वुड बी यूज इंस्टीड ऑफ मैनी, मतलब जो मैनी यहाँ पे यूज किया गया है इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, सो या फिर मच, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा, सी मतलब सी ऑप्शन में एरर है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे मैनी की जगह, देखिए सो यूज कर सकते हैं और मच यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज हो जाएगा। चलिए आगे है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, ठीक है। देखिए नाउन में बदलना है, ये अप्रूव वर्ड दिया गया है, ठीक है, अप्रूव को आपको क्या करना है, देखिए नाउन में चेंज करना है, तो अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है, अप्रूवल, क्योंकि अप्रूविंग, अप्रूव्ड और अप्रूव से ये सभी वर्ब फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अप्रूवल यहाँ पर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 9th, द गैलरी हैज ओवर 1000 पेंटिंग्स दीज ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह आएगा, देखिए हैज इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस एंड इन पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट वुड बी यूज्ड हेयर, मतलब समझ रहे हैं क्या होगा यहाँ पे, कि जो यहाँ पर यूज होगा वो हैव बीन, ठीक है, हैव बीन यूज होगा, तो हैव बीन कलेक्टेड है ना, द गैलरी हैज ओवर 1000 पेंटिंग्स दीज हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो देखिए द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी सी ऑप्शन, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है। देखिए सामान्य सी बात है, देखिए द ब्रिज यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, और ब्रिज चूंकि सिंगुलर है तो इज यूज होगा, और ठीक है, और रिपेयरिंग के लिए ये बीइंग, बी का थर्ड फॉर्म मतलब बी होता है, बी और बी के बाद आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, और रिपेयर्ड, ठीक है, रिपेयर का जो थर्ड फॉर्म है वो यूज हो जाएगा, ठीक है। तो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए हिंदी के क्वेश्चन आ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला हिंदी का सवाल है, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। देखिए अवनी का विलोम पूछा गया, तो अवनी शब्द का विलोम होता है अंबर, ठीक है, अंबर, ठीक है। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, अवनी किसका पर्यायवाची है, देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अवनी, ठीक है। तो पृथ्वी का विलोम क्या होता है, आकाश, आकाश मतलब अंबर, ठीक है। देखिए अतिथि का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, देखिए अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक, ठीक है, आगंतुक, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, देखिए पाहुन होता है, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत आदि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है, ठीक है। देखिए जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं, ठीक है, अप्रमेय, ठीक। और जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित कहते हैं, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणिक कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए अगला सवाल है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, ठीक है। देखिए पुस्तकालय का मतलब क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, ये होगा इसका,
तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए दीर्घ संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ री के बाद समान स्वर हर्ष या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। जैसे वीर प्लस आंगना यानी वीरांगना, अति ईब, अति ईब मतलब अतीब, ठीक है। भू प्लस उपसर्ग यानी भूतसर्ग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा तट शब्द के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। देख दोस्तों गंगा तट शब्द के लिए अगर बात करें तो गंगा तट में तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। देखिए तत्पुरुष, ठीक है। देखिए इस समास में क्या है, वाक्य का पद या वाक्य का जो शब्द है ना, गंगा तट है ना, गंगा तट में बाद का शब्द उत्तर पद, बाद का शब्द क्या है, तट, ठीक है। तो वो प्रधान होता है, यानी दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे गंगा का तट, गंगा तट मतलब गंगा का तट। जैसे राजकुमार तो राजा का कुमार, देश रक्षा यानी देश की रक्षा, लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय यानी मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा गंगा तट, ठीक है। राजकुमार, देश रक्षा, लोकप्रिय सभी क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। बाद का पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। तट यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित का अर्थ होता है। देखिए धूल झोंकने का मतलब क्या, धोखा देना है ना, धोखा देना, ठीक है। धोखा देना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। देखिए पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। देखिए दोस्तों जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में पा, आव, पन, आ, वा, ना होता है तो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, ठीक है। प्रश्न में अगर हम देखें तो ये बुढ़ापा, ठीक है, ये ही क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे अगर हम बात करें, देखिए जैसे दया है, ठीक है, निर्धनता है, दुर्घटना है, ठीक है। दुर्घट कोई शब्द नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि ना, हमने बताया अभी भी कि ना पुल्लिंग के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर दुर्घट कोई शब्द नहीं है, तो दुर्घटना पूरा शब्द है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये जो है ना, तो ये तीनों निर्धनता, दुर्घटना और दया, ये तीनों कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए देखिए माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या है। देखिए के लिए जो यहाँ पर पूछा गया है ये क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो के लिए है वो परसर्ग है, ठीक है, परसर्ग। देखिए परसर्ग वे अक्षर होते हैं जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगकर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं, ठीक है। कारक को प्रकट करने वाले सहायक तत्वों या चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, जैसे को, ने, के लिए, मैं, पर इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से ये जो शब्द है वो त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो जो सही होगा वो होगा आपका ये सी है ना, ये सी वाला सही होगा, वर्तनी की दृष्टि से सी वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए, ठीक है। देखिए शुद्ध वाक्य की बात करें अगर हम, देखिए पढ़ते हैं एक एक करके। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, गलत है, ठीक है। जूतों, वह शायद से आ जाएगा, ये भी गलत है। अगला है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ठीक है। और अगला है, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, ठीक है। देखिए सही वाला आंसर होगा सी, है ना, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यह शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे देखिए अब आएगा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों लोथल जो है वो कहाँ पर है, देखिए अहमदाबाद है ना,
जिले के सरगबल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देख दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें, इसकी खुदाई देखिए 1955 से 1962 के बीच, है ना, SR राव के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। ठीक है, यह एक छन्नी की भांति कार्य करती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। देखिए, पहले गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो वो सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पहले गृह मंत्री थे। देखिए दोस्तों, अगला है जैसे बाबू जगजीवन राम, तो ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, चौथे प्रधानमंत्री थे, 4th प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। ठीक है, देखिए, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें भारत कोकिला कहा था। ठीक है, 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, 1925 में कांग्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, है ना, भारत की स्वतंत्रता के बाद जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो वे पहली महिला राज्यपाल या पहली राज्यपाल भी वो थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, 1949 में। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, 1935 तक इसको जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। तो 1935 के बाद जब आगे ये स्वतंत्र हो गया भारत, और 1949 में इसको जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नाम दे दिया गया। और ठीक है, तो देखिए, इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक का। देखिए, इसका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। देखिए, टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, दुनिया में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2019 में, है ना, 2019 में जो मिशन मतलब शुरू किया गया था उसका नाम था टीबी हारेगा और देश जीतेगा। ठीक है, टीबी हारेगा और देश जीतेगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, यानी किसका, तो संथारा जो है वो जैन समुदाय का एक जो है धार्मिक संस्कार है। ठीक है, संथारा यानी समाधि। देखिए, संथारा जो है मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन प्रथा है। देखिए, इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, इसे श्वेतांबर साधना पद्धति में संथारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। देखिए दोस्तों, मानगढ़ धाम को, ठीक है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह धाम 1913 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों की याद में एक स्मारक है।
जो कि गुजरात राजस्थान सीमा पर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता और SEWA सेवा, ठीक है, सेवा की संस्थापक ईला भट्ट का निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, देखिए इन्हें जो है पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही दिए गए थे। ठीक है, देखिए पद्मश्री दिया गया था 1985 में, ठीक है, 85 में, और पद्म भूषण दिया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में। तो ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, A and B, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और स्वरोजगार महिला संघ की संस्थापक हीला भट्ट का निधन हो गया है। ठीक है, सेवा महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए हाल ही में पेरिस 2024, ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया था। देखिए दोस्तों, देखिए ओलंपिक फ्रीज, ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक शुभंकर के रूप में ओलंपिक फ्रीज का अनावरण किया गया। यह लाल टोपियों, पुरातन और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की खोज का प्रतीक थी। देखिए पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में होना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी? देखिए ये कह रहे हैं बिंदु रेखा से मोड़ देने के बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो आकृति है वो इस तरह की बनेगी, बी की तरह से। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम इसे बिंदु रेखा, यानी कि जो बिंदु रेखा ये दिखाई दे रही है ना पॉइंट वाइज, ये बिंदु रेखा है, यहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ से, और मोड़ देने के बाद अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये ढक जाएगा और ये वाला इसको ओवरलैप कर देगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा त्रिभुज। तो यही आंसर इसमें बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। देखिए कह रहे हैं A प्लस बी का अर्थ है A B की पुत्री है। ठीक है, A माइनस बी का अर्थ है A B का भाई है। ठीक है, आगे है A इंटू बी का अर्थ है A B की माता है, और A डिवाइडेड B का अर्थ है A B का पुत्र है। देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं U प्लस सी इंटू क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई एस माइनस टी है, तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा दादा। ठीक है, दादा आंसर आएगा। एस यू से किस प्रकार संबंधित है? दादा, है ना। ठीक है, एस जो है यू का दादा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम जरा। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए अगर हम बात करें 116 128, ठीक है, उसमें कितना अंतर है? 12 का अंतर है। ठीक है, और 128 और 146 में कितना अंतर है? देखिए कितना अंतर है? 18 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद 146 और 170 में कितना अंतर है? देखिए 24 का अंतर है। ठीक है, और 200 और देखिए आगे देख रहे हैं 170 में कितना अंतर है? देखिए 30 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए 12, ठीक है, और उसके बाद फिर 18, ठीक है, और उसके बाद फिर 24, ठीक है, उसके बाद फिर 30। तो ये 12 और 6 18 और 6 24 36, फिर 36 का आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 200 के बाद 36 जोड़ेंगे तो 236। ठीक है, ये आंसर इसमें बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। मतलब यहाँ क्या आएगा इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें कि देखिए 7 और 8, ठीक है, पहली लाइन को ध्यान से देखें, इस लाइन को देखेंगे अगर, तो 7 और 8, देखिए 7 का स्क्वायर अगर हम करें तो 49 हो जाएगा। ठीक है, और 8 का स्क्वायर करें 64। देखिए दोस्तों, ये जोड़ करके होता है
113, ठीक है 113। इस तरह से पहली लाइन सेट हो जाएगी। अब हम दूसरी लाइन को करें तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना है 144। ये जोड़कर अगर हम देखें तो ये 265 आ जाएगा, ठीक है, तो दूसरी लाइन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसी प्रकार अगर हम तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करें, देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है, और साथ में 9 का स्क्वायर 81 होगा 81। अगर इसे जोड़ दें तो 277 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में, देखिए इसको थोड़ा नीचे, एक कूट भाषा में एस्ट्रोनॉमी को देखिए ये इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, इसी भाषा में फेनुग्रीक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, अब अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो देखिए एस्ट्रोनॉमी को अगर हम ध्यान से देखें, देखिए तो एस्ट्रोनॉमी में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो जो यहाँ पर लिखा गया है ए की जगह एस है और एस की जगह ए है, ठीक है, टी की जगह आर है और आर की जगह टी है, ठीक, और ओ की जगह यहाँ जो ये ओ है, जो ये वाला ओ है, इसकी जगह यहाँ पर पी लिखा गया है, ठीक, ओ के बाद पी है। फिर अगर ध्यान से देखें तो एन के बाद एन की जगह ओ और ओ की जगह एन, एम की जगह बाई और बाई की जगह एम। तो इसी प्रकार इसको देखिए फेनुग्रीक को अगर हम देखें तो देखिए 4 के बाद यानी कि जी, ठीक है, जी की जगह एच आ जाएगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो दो ऑप्शन, एक तो ए वाला और एक डी वाला, ये दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए अब हम इन्हें इधर उधर कर देते हैं अक्षरों को, देखिए ई एफ ई को ई एफ कर देंगे, यू एन को एन यू कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम चेंज करेंगे अक्षरों को तो हमारा डी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, देखिए अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। देखिए दोस्तों वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में LAN कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, इंट्रानेट कहलाता है, ठीक है, इंट्रानेट, ठीक, इंटरनेट का निजी रूप है, यह सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। देखिए आगे है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है, ठीक है, देखिए बाइनरी संख्या इसमें ए वाली है, ठीक है, क्योंकि ये 1 0 पर ही आधारित होती है, 1 और 0 पर, ठीक है, बाकी ये सभी अलग अलग प्रकार की संख्याएं देखिए, ठीक है। आगे हम देखें, देखिए निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखिए विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में विकसित क्रे 1, ठीक है, क्रे 1 यह था, ठीक है, अमेरिका की कंपनी थी क्रे रिसर्च कंपनी, इसने बनाया था, ठीक है। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर था। और अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, ठीक है, परम 8000, ठीक है, जो सीडैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था, ठीक है, इसे सीडैक ने। चलिए अगला देखते हैं, अगला है सबसे तेज मेमोरी है। देखिए सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी है, देखिए रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, यह कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज होती है, ठीक है। इसके पश्चात कैश मेमोरी आता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए दोस्तों वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है, ये सही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो ये प्रश्न में कह रहे हैं प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है, देखिए यह मापने योग्य नहीं होती है,
यही एकमात्र सही नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। आगे हम बात करें, यह जीवन पर्यंत नहीं है। ठीक है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, मानव विकास है। देखिए मानव विकास की अगर हम बात करें तो मानव विकास जो है वो मात्रात्मक गुणात्मक कुछ सीमा तक मापनीय या ए और बी। देखिए ए और बी दोनों ही बातें सही है। देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना, ये सब होता है। और गुणात्मक में क्या, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन, इन सब में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मात्रात्मक भी हो गया और गुणात्मक भी हो गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से इनमें से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर शारीरिक विकास, शारीरिक गठन को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, देखिए स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या होती है। देखिए दोस्तों, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और जो है तूफान की अवस्था किशोरावस्था होती है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान की और विरोध की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम 45 की बात करें, देखिए 45 में कह रहे हैं मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, हॉल ने अभी हमने प्रश्न पढ़ा तो स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। यही किशोरावस्था जो है वो सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है। ठीक है, देखिए E.A. किर्कपैट्रिक का कथन है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यानी दो मनोवैज्ञानिक हम मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, एक व्यक्ति इनमें से किसके दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था के दौरान ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान ही पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला देखें, अगर हम देखिए 47 देखते हैं। 47 कह रहे हैं परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, देखिए तो विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक, देखिए बाल विकास में, देखिए बाल विकास में क्या है, देखिए प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में। ठीक है, गर्भावस्था 0 से 9 माह तक होती है, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, देखिए यह जो है एकीकरण का सिद्धांत दर्शाता है। ठीक है, विकास के एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, ठीक है, और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए देखिए, बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है 50वां है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार ये होती है। ठीक है,
विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। विकास निरंतर होता है, ये भी सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा। देखिए विकास सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसको मस्तकाधोमुखी नियम भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम निकट दूर नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब दो नियम है एक्चुअली, मतलब मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट दूर नियम दो अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है, इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूहों के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन और जटिल बनाते हैं। अगला है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान है ना सोशल हो सकें। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो परिवार। ठीक है, परिवार सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, क्योंकि बालक जन्म से ही परिवार के संपर्क में रहता है और वह परिवार से ही सामाजिक मूल्यों, आचरणों और व्यवहारों को सीखता है और अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाता है। ठीक है, देखिए अगला है, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं, यह क्या दर्शाता है। देखिए वे माता पिता जो बच्चे को दंडित करने में विश्वास रखते हैं, यह उनका अधिकारवादी परिवरिश दृष्टिकोण दर्शाता है। ठीक है, अधिकारवादी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है ना, इनमें से कौन सी है। देखिए तृतीय अवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए ये होती है आपकी मूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, देखिए इसको तो SPCF करके याद किया गया है। ठीक है, SPCF। ठीक है, सी मतलब कंक्रीट स्टेट। ठीक है, चलिए ये देखिए S फॉर सेंसरी है, P फॉर प्री मोटर है ना, और ये C मतलब कंक्रीट स्टेज, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है ये F मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में, देखिए डिडक्टिव है ना, ये है। तो देखिए हमने यहाँ पे बात कर रखी है SPCF। ठीक है, O E R और D इस तरह से है। तो D मतलब ये F वाले में आएगा, डिडक्टिव मतलब F। तो ये आ जाएगा आपका, ये जो है देखिए दोस्तों, ये आएगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको आप कहेंगे फॉर्मल है ना, फॉर्मल स्टेज वाला जो है इसमें आएगा डिडक्टिव। ठीक है, चलिए आगे हम ये अगर इसकी आयु की बात करें तो यह 11 से 15 वर्ष तक की आयु इसमें होता है। ठीक है, 11 से 15 वर्ष तक की। चलिए आगे देखेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, देखिए वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रिया। ठीक है, इस अवस्था में उसे क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय कि, देखिए प्रकार, यानी कि देखिए अगर हम ध्यान से बात करें यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से
प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करें पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि पियाजे द्वारा बताई गई चारों अवस्थाओं में बालक का संज्ञानात्मक विकास क्रमशः जटिल होता जाता है। बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की गति उनकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, अगला है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, देखिए पियाजे के अनुसार मानव विकास भौतिक जगत के साथ होने वाले अनुभवों का परिणाम है। मनुष्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है जिसका वह अपने पूर्व ज्ञान से अनुकूलन करता है। यह अनुकूलन दो प्रकार से करता है, पहला आत्मसातकरण और दूसरा समाविष्टीकरण। ठीक है, इन्हीं दो क्रियाओं के माध्यम से वह नए अनुभवों को पूर्व ज्ञान से सामंजस्य स्थापित कर अपना विकास करता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी कि देखिए इसको कह रहे हैं क्या बताता है। देखिए निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी। देखिए दूसरे शब्दों में कर कहें कि बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, इसके बीच के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है, तो उसके बीच की बात कर रहे हैं, इसको ZPD कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए लेव वाइगोट्स्की के अनुसार, देखिए क्या कह रहे हैं ये, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ठीक है, या फिर वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, या फिर भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, वाइगोट्स्की ने यह कहा कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ठीक है, ज्यों ज्यों बच्चे में भाषा विकास होता है वह त्यों त्यों है ना चिंतन के स्वभाव को बदलता जाता है, मतलब उसमें अपने आप में चीज़ों को समझने, सोचने और है ना चिंतन करने की जो शक्ति है वो बदलती जाती है। देखिए आगे कह रहे हैं मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद उस कार्य का मूल्यांकन किया जाता है कि वह कार्य अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर सका, तथा उसके लिए उचित पुष्टि पोषण यानी फीडबैक प्रदान किया जाता है ताकि पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का फीडबैक देना। ठीक है, देखिए अगला है 64। देखिए कह रहे हैं विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां हैं। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग लैब में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि। अगला है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, ठीक है, देखिए जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, अतः अध्यापक को कक्षा शिक्षण करते समय सहानुभूति और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए और बच्चों के अनुभवों और भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों पहला स्टेटमेंट क्या है, यह छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है। यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो सही बात मतलब सही कथनों की बात करें तो वो एक और दो दोनों है, दोनों ही कथन सत्य हैं। देखिए शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजनाएं छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाती हैं तथा यह शिक्षा के शिक्षक दर्शन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना, ये बात इसका मतलब है। देखिए, पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना ही स्मरण कहलाता है। ठीक है, देखिए ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, एक है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के पहले उपभाग ज्ञान उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन ज्ञान क्षेत्र नहीं है? ठीक है, देखिए तो बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ठीक है, तो प्रतिक्रियात्मक ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये 3 शामिल हैं, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और मतलब संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, अन्वेषणशीलता यानी खोज। ठीक है, खोज। ठीक है, अन्वेषणशीलता को जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला है 70 देखेंगे। देखिए, किंडरगार्टन स्कूल यानी केजी सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? देखिए दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर है ना अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ क्या है ना, बच्चों में रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। देखिए, बारीक मोटर कौशल की कठिनाइयों को किस रूप में जाना जाता है? बारीक मोटर कौशल की कठिनाई को डिस्प्रैक्सिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया ग्रस्त बालकों को लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा उनमें निम्न प्रकार की अधिगम क्षमताएं भी होती हैं, जैसे एफेसिया, एलेक्सिया, एग्राफिया, एथ्रेक्सिया, एकैल्कुलिया। ठीक है, ये सब अधिगम क्षमताएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, देखिए, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि देखिए, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। देखिए, कुपोषण मानसिक और शारीरिक विकृतियों का स्वरूप है जो जन्मजात होती है। जन्म के बाद शरीर के कोशिकाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती है, अतः मस्तिष्क की कोशिकाएं भी जन्म के बाद कुपोषण से प्रभावित नहीं होती हैं। तो यही बात आगे बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। देखिए, तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा, देखिए ऐसे बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। तो ऐसा बालक, इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहे विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। देखिए, तो यहाँ क्या है, देखिए मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि जो है वो विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। देखिए, मंद बुद्धि विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी हुई समस्या होती है। मंद बुद्धि अथवा मानसिक मंदता को प्रायः बुद्धि परीक्षणों पर बालकों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि या IQ 80 और 85 से कम होती है, 80 या 85 से कम, तो ऐसे बालक मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है,
एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए मिरर इमेज को ये बना रहा है, गलत बना रहा है। तो ऐसी जो परेशानी है इसको हम कहते हैं अधिगम में अशक्तता। ठीक है, डिसग्राफिया इसको कहेंगे हम। ठीक है, डिसग्राफिया। चलिए इसमें क्या करता बच्चा, देखिए बच्चा M को W है ना, B को D ऐसे है ना, इस तरह से वो है ना, 16 को जो है वो 61 लिख सकता है ऐसे। तो ये चीज़ें वो करेगा, इसको अधिगम संबंधी अशक्तता हम कहते हैं, डिस्ग्राफिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा B को D लिखता है तो ऐसे में उसको क्या समस्या है। तो ये जो है देखिए ऐसे में उसको, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सीखने में अक्षमता, वही है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। देखिए ये कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ठीक है, देखिए तो ये पहचान देखिए, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना और शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं या कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। देखिए दोस्तों तो यहाँ क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और इनका IQ लेवल जो है वो 140 से मतलब 130 से अधिक होता है। ठीक है, तो वे किसी विषय वस्तु को आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, और तेजी से भी सीखते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का विकास होता है, प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब, ठीक है, देखिए जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। ठीक है, तब उन्हें यह एहसास होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि पाठ्यक्रम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। देखिए क्षमता आधारित पाठ्यक्रम होता है, विषय उन्मुख भी होता है, कोर होता है, छात्र उन्मुख पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, छात्र आधारित पाठ्यचर्या का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, देखिए आगे हम देखेंगे इसमें। देखिए देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं। पाठ्यचर्या के एक रचनात्मक मॉडल में इसके तत्वों का एक उचित संरेखण होता है। इनमें से कौन सा तत्व उन तत्वों का सही संयोजन है। देखिए दोस्तों, शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीतियां और शिक्षण पर्यावरण। ठीक है, देखिए ये एक सही संयोजन है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए शून्य पाठ्यक्रम क्या है। देखिए दोस्तों शून्य पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर क्या है, वह पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं शून्य पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, वह पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। ठीक है, देखिए पाठ्यचर्या अगर हम बात करें यहाँ पर कि पाठ्यचर्या के प्रकार की बात करें, देखिए स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्या, अंतर्निहित पाठ्यचर्या, शून्य पाठ्यचर्या, ये 3 प्रकार के जो है नाम है। और शून्य पाठ्यचर्या किसने नाम दिया था, देखिए ईजर ने। ठीक है, ईजर नाम के जो है एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने ये शून्य पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए अगला है, वर्तमान में पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक आधारित है। ठीक है, तो किस तरह का है, संरचनात्मक सोच पर आधारित है। ठीक है, संरचनात्मक सोच पर। इसमें क्या होता है कि पाठ्यचर्या निर्माण की आधारभूत सिद्धांत के रूप में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास,
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अनुसार बालक की रुचियों तथा विशिष्टताओं की खोज करके उनके अंदर रचनात्मक भावनाओं का विकास किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहे हैं आज की शिक्षा प्रणाली में स्कूलों द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है। यह लोगों को व्यवसाय के लिए तैयार करता है, यह नैतिक अधिकार के रूप में कार्य करता है, स्कूल समुदाय के प्रमुख वर्ग के अधीन है। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है कि ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1 और 2 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सीता अनंत रमन ने निम्न में से किसकी रूपरेखा को निर्धारित किया। तो देखिए ये जो है इन्होंने महिला शिक्षा को, है ना, महिला शिक्षा की रूपरेखा निर्धारित की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अधिगम का विचार अत्यधिक निर्भर करता है। देखिए कंप्यूटर सहायक अधिगम का विचार कोठारी आयोग पर निर्भर करता है। कोठारी आयोग का गठन वर्ष 1964 में, ठीक है, 1964 में किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में चिन्हित किए अनुसार प्री स्कूल के बच्चों में स्कूल जाने के लिए तैयार होने की दक्षता से संबंधित एक प्रमुख चिंता इनमें से क्या है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के अनुसार प्री स्कूल के बच्चों में स्कूल जाने के लिए तैयार होने की दक्षता से संबंधित एक प्रमुख चिंता है संज्ञानात्मक क्षेत्र में तैयारी दक्षता। ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्री स्कूल में बालक ज्ञान की उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है जिसकी उसे उस आयु में आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, कब की थी। देखिए 1 मई सन 1897 में। ठीक है, 1897 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूड़ में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था। देखिए प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप धार्मिक संस्कार, युद्ध कौशलों का ज्ञान, मानवीय मूल्यों का संप्रेषण आदि था। तो मतलब यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, सभी। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी करना, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाना। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है तरीके। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा SMC, ठीक है, PTA के प्रमुख कार्यों में से एक है। देखिए SMC PTA के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य क्या है, स्कूल विकास के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समर्थन करना। मतलब SMC क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है। ठीक है, अब देखिए, और जो PTA है वो क्या है, अभिभावक शिक्षक संघ। ठीक है, अब देखिए यानी कि आप ये कह लीजिए पेरेंट्स टीचर अलायंस। तो यहाँ अगर हम बात करें तो स्कूल विकास के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समर्थन, ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए 93, निम्नलिखित में से सभी स्कूल प्रशासन में एक शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं सिवाय किसके। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि आत्म विकास के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए। देखिए वित्तीय लाभ का यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक है,
यही वित्तीय लाभ वाला, इसे हम यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि ये जो है शिक्षक की जिम्मेदारियों में ऐसा मतलब नहीं शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए कह रहे पर्यवेक्षक का मूल उद्देश्य है। देखिए पर्यवेक्षक का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए बच्चों द्वारा अधिक प्रभावित रूप से सीखने में उनकी सहायता करना। ठीक है, अगला है स्कूल में शिक्षा के दर्जे का अत्यंत महत्वपूर्ण मापक क्या होता है? देखिए स्कूल में विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, बच्चा किस स्तर तक सीख पाया है, ठीक है, ये मापक है। अगला है किसी परीक्षण की वैधता तथा विश्वस्तता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? देखिए जब तक कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा वह वैध नहीं होगा, यही सही है। ठीक है, अगला देखिए विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को वस्तुगत या यथातथ्य होना चाहिए। ठीक है, कठोर नरम और इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए आपकी कक्षा में आपने देखा कि उनके पिछले ज्ञान में अंतर होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को एक विषय समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, इसके लिए आप उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास देंगे बच्चों को। अगला देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से क्या नहीं आता है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर चित्रकला इसमें नहीं आता है। ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम 100। हाँ, पिंटनर पटरसन पैमाना 1 है, तो ये एक निष्पादन परीक्षण है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण जिसमें बधिर या विदेशी व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रह को कम करने के प्रयास में भौतिक सामग्री शामिल थी। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है कि इसका उपयोग उप असामान्य बच्चों में विशिष्ट घाटे को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान करने के लिए भी किया गया था, जैसे दृढ़ता, ध्यान अवधि, प्रतिक्रिया समय, समस्या सुलझाने की मौलिकता, आत्मनियंत्रण, थकान और स्थिरता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। देखिए ये कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। ठीक है, देखिए मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता दैट ही ट्रुथ टू दोज पीपल। देखिए मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्ड, ठीक है, क्लेम्ड, और उसके बाद फिर आ जाएगा स्पोक, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लेम्ड स्पोक सॉरी। तो देखिए इसका हम देख लेंगे अगर इस चीज़ को कि अगर सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं, ठीक है, और दोनों ही जो है तो दोनों ही सेम टेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाला कॉज भी सेकंड फॉर्म दे रहा है, दूसरा वाला कॉज दैट ही स्पोक ट्रुथ टू दोज पीपल। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगा और यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगा। अब देखिए अगला, देखिए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है आप। ठीक है, देखिए आई आस्क्ड शीला, ठीक है, इफ आई माइट नो हर फादर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला है आस्क को हम लिख देंगे सेड, आस्क्ड को बदल देंगे सेड टू में। ठीक है, इफ को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और माइट को मे में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए आगे देख रहे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बाई द वुमेन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हाँ इस केस में। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए द वुमेन
शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला है दैट, नहीं सॉरी, दिस इज द कैट, है ना। आगे क्या आएगा, देखिए दैट आई सॉ। ठीक है, दैट आई सॉ। देखिए अगला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब गलत सेंटेंस पूछा गया है आपसे। ठीक है, देखिए यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, ये गलत है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, एम की जगह आर इंस्टेड ऑफ एम। ठीक है, आर किसके, एम की बजाय क्या आएगा, आर। ठीक है, आर गुड फ्रेंड्स। देखिए अगला क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए प्लीज लिसन योर टीचर। ठीक है, देखिए यहां क्या होगा, जो सही होगा प्लीज लिसन टू योर टीचर, ये होगा। ठीक है, देखिए अब यहां क्या होगा, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका करेक्ट जो है रूल होगा, इस तरह से बनेगा, है ना। पहले प्लीज आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर प्रीपोजिशन आएगा टू, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आई नीड अ पेन, कुड यू गिव मी। ठीक है, देखिए यहां क्या होगा, अब देखिए 107 यानी 107 में। ठीक है, यहां पर एनी का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, एनी, ए एन वाई, आई नीड अ पेन, कुड यू गिव मी एनी। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है कि इसको हम ज़्यादातर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आई नीड अ पेन, कुड यू गिव मी एनी, इफ़ यू हैव। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए डिप्थोंग्स आर नोन एज। देखिए डिप्थोंग्स क्या, ए साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल्स इन अ सिंगल सिलेबल in which the sound begins as one vowel and moves towards another. It is pure vowel. ठीक है, तो क्या आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्योर वोवेल। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, ए वेरी ब्रीफ पॉज इन अ सेंटेंस इज मार्क्ड बाय यूजिंग। देखिए ब्रीफ पॉज आपको बनाना है, मतलब थोड़ा रुकना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप कॉमा लगा देंगे। ठीक है, कॉमा लगा के सेंटेंस को आप इस तरह से रोक सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला, कह रहे हैं डॉग इज फेथफुल एनिमल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या आर्टिकल यूज करना है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला है देखिए आई, इनमें से क्या, इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा कि आप कर सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, तो आई हैव बीन स्टडिंग, है ना, फॉर 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्ष से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला है द सेंटेंस, ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट है ना, और फिर विल बी प्लस वर्ब की आईजी फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड्स है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, है ना, कंटिन्यूअस कोई इम्परफेक्ट भी कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ क्या है कि जो आपका ये होगा, है ना, अनलेस, अनलेस यूज करेंगे। ठीक है, अनलेस, देखिए कैसे, तो ये होगा यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेंजर अलाइटेड, अलाइटेड, अब देखिए अलाइटेड फ्रॉम द बस। ठीक है, फ्रॉम का यूज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर देन मी। ठीक है, ये आना चाहिए, तो नहीं, ही इज जूनियर टू मी, इस तरह से आएगा। ठीक है,
दिए गए रिक्त स्थान में टू का प्रयोग होगा, क्योंकि कुछ वर्ड जैसे सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। ठीक है, इट टुक अस, ठीक है, इट टुक अस अब नियरली 5 hours, ठीक है, टू रीच द एयरपोर्ट। अगला है देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन टू फिल द ब्लैंक। देखिए बी द मैटर यस्टरडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ होगा वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। ठीक है, देखिए डिस्कस, एंटर, रिजेंबल, दीज वर्ब्स आर नॉर्मली फॉलोड बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बिना प्रीपोजिशन के यूज होने वाले ये वर्ड्स होते हैं, जैसे डिस्कस है, एंटर है। ठीक है, तो यहाँ डिस्कस्ड हो जाएगा, वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। ठीक है, देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस है ना, ही इज अ फास्ट राइटर इज। तो यहाँ पर जो ये फास्ट वर्ड है वो क्या है, देखिए फास्ट जो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का केस बता रहे हैं। पजेसिव केस है ना, ऐसा है जैसे कि माइन, योर, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, देयर्स, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डी। ठीक है, देखिए अवर्स इज अ वास्ट कंट्री। ठीक है, ये पजेसिव केस में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कनेक्शन वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, बाकी बॉय, विमेन, तो ये जो है कैसे होंगे, ये जो है जातिवाचक संज्ञाएं हैं, मतलब कि ठीक है कॉमन। आगे है देखिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब देखिए संज्ञा शब्द अगला है, देखिए नीला ये क्या रंग है। ठीक है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर गंगा ही एकमात्र जो है संज्ञा है, क्योंकि गंगा क्या है, एक नाम है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये होगा ये संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी देखिए संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, जैसे वाक्य है जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसने, जिसके इत्यादि। ठीक है, तो जिसको यहाँ पर यूज हुआ है, जिसको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। देखिए यहाँ क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, अब देखिए ये किन्हीं से अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। जबकि किसी से की बात करें तो किन से है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा। तो यहाँ बहुवचन की बात करें तो किन्हीं से। अगला है अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुंदर वर्ड है वो क्या है, वो विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। कौन सा है, देखिए तो ये जो है ये क्या है, देखिए प्रविशेषण है, ये प्रविशेषण। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण वह है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता हो। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ अत्यंत प्रविशेषण सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ये अत्यंत पूछा गया है ये क्या है,
ये क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, देखिए अगला है स्वर ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए ये इसका उच्चारण जो स्थान है वो क्या है, वो है कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालु से आप बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है अब आप चल सकते हो हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है। ठीक है, देखिए वाक्य में सामर्थ्य सूचक, ठीक है, अब आप चल सकते हैं सामर्थ्य सूचक है। देखिए दोस्तों अगला यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं निम्न में प्रेरणात्मक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए वह अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हूँ। ठीक है, जैसे आना, लाना, वाना, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अकर्म जो क्रिया होगी वो होगी जगाना। ठीक है, जगाना। तामसिक का विलोम क्या होगा, देखिए तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का विलोम होगा सात्विक। ठीक है, सात्विक। इसके अलावा अगर हम बात करें अभय, अभय का विलोम होगा भयभीत। ठीक है, दृढ़ का विलोम होगा अदृढ़, और सामिस का विलोम होगा निरामिस। ठीक है, चलिए अगला है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखिए अर्वाचीन, ठीक है, अर्वाचीन का आपको विलोम बताना है। देखिए दोस्तों अर्वाचीन विलोम, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन। ठीक है, प्राचीन हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखिए स्त्रीलिंग, अब देखिए दिए गए शब्दों में जैसे ये जहाज है, जलपान है, जमीन, जुलूस, इसमें जो है जमीन शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, जमीन, जहाज, जलपान तथा जुलूस ये कैसे शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। फिर है अगला 133, देखिए निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, देखिए स्त्रीलिंग फिर से पूछा है, तो दिए गए विकल्पों में आय शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, आय। जबकि विवाद, सार तथा रूप ये शब्द कैसे हैं, ये पुल्लिंग है। ठीक, अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, देखिए इसमें जो है अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है। ठीक है, देखिए पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन पति ही होता है। ठीक है, पति, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सदैव। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करें यहाँ कह रहे हैं सदैव शब्द का विलोम चुनिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सदैव शब्द का जो विलोम होगा वो होगा विरध। ठीक है, विरध। बाकी विरल का विलोम की बात करें, विरल, विरल का होगा सघन, विरत का होगा निरत, और विरज का होगा रज। ठीक है, ठीक है, निरत, रज और सघन, इस तरह से हमने यहां लिख दिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहां पर क्या है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों यहां पर पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये देखिए डी। ठीक है, डी मुक्त पुरुष, ये जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब देखिए मुक्त पुरुष किसका पर्यायवाची, संत के पर्यायवाची है। किसका है, संत का पर्यायवाची है। अगला है पक्षी का पर्यायवाची है। देखिए इसमें से पक्षी का पर्यायवाची होगा वृंद। ठीक है, देखिए नहीं, जो पक्षी का पर्यायवाची है वो विहग है, सॉरी। ठीक है, विहग। ठीक है, वृंद किसका पर्यायवाची होता है, वृंद होता है समूह का। ठीक है, समूह, समूह का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगर हम भूदर की बात करें तो भूदर किसका है, पर्वत का है, और मीन मछली का होता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। कह रहे हैं दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ठीक है, देखिए दोस्तों यह अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। देखिए अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया भूतकाल में तो होती है परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, तो यहां पर दीपा ने पौधों को पानी देना कब समाप्त किया है इसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहां पे अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों अश्व का यहां पर्यायवाची देखिए तरंग नहीं है, तरंग। ठीक है, तरंग क्या है? तरंग जो है वो लहर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर यहां तुरंग होता, तुरंग, तो वह अश्व का पर्यायवाची होता। ये किसका है? लहर का है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों में अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 1984 से 1985 में उपज की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कह रहे हैं 1984 की बात करें अगर हम, तो देखिए 1984 में जो वृद्धि है ना, उपज है मतलब वो क्या है? देखिए तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ आएगा, मतलब 15 के आसपास बनेगा जाकर के, है ना। और 1985 की बात करें तो देखिए 1985 की अगर हम बात करें तो ये 30 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए वृद्धि की अगर बात करें यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि की अगर बात करें तो क्या आएगा निकल करके? देखिए 30,000 माइनस 15,000, ठीक है, अपॉन 15 इंटू 100 करेंगे, है ना, तो क्या आएगा? 100% ही निकल के आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 15,000 टन 84 में था और 15,000 टन ही उसमें बढ़ गया, तो 100% ही बढ़ गया। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 100% बढ़ा। चलिए देखिए अगला सवाल यहां क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में, ठीक है, देखिए 40 जो है वो लाल भाग है। ये देखिए, तो सफेद भाग क्या है? तो देखो इसमें क्या है, 40 लाल भाग है। ठीक है, यह 40 जो है वो पूरे चार्ट का आधा है। ठीक है, तो पूरा चार्ट क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, 80। देखिए यहाँ से पता चल रहा है ना, ये आधा जो है वो 40 है, तो बाकी बचा भी जो है 40 हो जाएगा। तो पूरा पार्ट कितना होगा? 80 होगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे पार्ट से अगर हम निकालना चाहें 80, देखिए 80 जो है वो सफ़ेद भाग के लिए कर लेंगे, तो सफ़ेद भाग 1/8 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहे हैं एक बेलन, ठीक है, अर्धगोला और शंकु जिनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका हल ही देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों ये है हल इसका, है ना। देखिए हमने मान लिया कि जो इसकी त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, यहाँ पर l क्या है? ये √r² + h²। अब r h के बराबर है
तो ये हो जाएगा L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L एक्चुअली क्या निकल के आएगा, R अंडर रूट 2, ठीक है, मतलब 2R स्क्वायर हो जाएगा ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम अनुपात निकालेंगे। देखिए तीनों के अनुपात यहाँ लगा देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ये हट जाएंगे यहाँ से, तो 2:2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये होगा। तीनों के ऊपर से वर्गमूल लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 1, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर हो गया यहाँ पे। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम इसका हल देख लेते हैं। देखिए कमरे के फर्श के क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत कैसे, देखिए सबसे पहले क्या रहा कि 10% घटाया गया, ठीक है, 20% घटाया गया, ठीक है, और उसके बाद ये 20% बढ़ा, ये जो है देखिए, ठीक है, देखिए 10% घटाया गया लंबाई को, 20% घटाया गया चौड़ाई को, ठीक है। तो ये कमी जो है यहाँ से पता चलती है कि -28% आ गया निकल करके, ठीक है। देखिए ये 10 बार कट गया और ये 2 बार कट गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, देखिए -30 प्लस, देखिए माइनस का 30 बना, माइनस का 30 और प्लस का 2 है ना, तो माइनस का 28% बन गया। अब देखिए कमरे के आयतन में परसेंट कमी निकालें तो देखिए ये 28 माइनस का ये कमी आई थी जो, और ये 5 जो 5% ऊंचाई बढ़ाई गई है, तो यहाँ से निकल के आएगा, देखो ये, ठीक है। 5 से ये 20 बार कट गया, ठीक है, और फिर इसे हम ऊपर देखिए -23 ये बचा घटा करके, और -28/20, ठीक। तो ये बचा, अब ये -23 में से 1.4 इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा, तो ये बचेगा जा करके 24.4, ठीक है। तो माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब कमी है, ठीक है। तो आयतन में कुल 24.4% की कमी होगी, ठीक है, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, देखिए दोस्तों हम अगर बात करें यहाँ पे कि चौड़ाई की बात करें, देखिए आयत है ना, आयत की चौड़ाई मान लेते हैं x है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए लंबाई दी है, और अब देखिए लंबाई हमको दी है 35 मीटर, ठीक है, और x हुई चौड़ाई, ठीक है। तो ये 700 के बराबर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ गया। अब लंबाई और चौड़ाई में अंतर की बात करें अगर हम, तो देखिए तो वो कितना हो जाएगा, 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 मीटर कम है। अगला देखिए, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। देखिए दोस्तों, तो अगर हम यहाँ ये कहें कि जो घन की भुजा है वो a है, ठीक है, तो घन की भुजा अगर a है तो आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर देखो घन में फलकों की बात करें तो फलक होते हैं 12, ठीक है, ठीक है। तो a क्यूब जो होगा, इसका a क्यूब जो होगा वो 12 a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर यहाँ से क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। तो अब देखिए जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 और a स्क्वायर यहाँ पर 12 है तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 72 आएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला सवाल ये है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई
क्या होंगे। देखिए 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, अर्थात आयत का परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आयत का परिमाप जो होता है वो होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया है आपको, 180 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप देखिए चौड़ाई 30 दे रखी है, 30 यहाँ लगा देंगे बी की जगह। तो लंबाई आपकी यहाँ से निकल करके आ रही है 60। ठीक है, देखिए 60 और 30 90, 90 दूनी 180, इस तरह से। ठीक है, तो लंबाई आ गई 60 डी। अगला है निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए दोस्तों ये तो सिंपल वही आपका देखिए किलो हेक्टोडेकामीटर इस तरह से होता है, तो आप जानते हैं। सबसे पहले आप है ना एमएम में लिखेंगे। ठीक है, एमएम में देखिए, और उसके बाद फिर देखिए डेकामीटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब देखिए डेसी सेंटी मिलीमीटर इस तरह से होता है। देखिए तो अगर हम बात करें, ठीक है, यही आंसर, यही ऑप्शन सही होगा इसमें बी। देखिए एमएम, और उसके बाद फिर ये 80 डीएम 8 सीएम, और ये 800 सीएम 8 एमएम और 8 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या, देखिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी 4:30 पर बजे प्रस्थान करती है शाम को, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 सुबह पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है। देखिए दोस्तों 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे है ना से लेकर के अगर हम 30 अगस्त 2019 तक 4:30 बजे तक का टाइम लगाएंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और 30 अगस्त 2019 4:30 बजे से 31 अगस्त 8:45 तक का टाइम निकालेंगे तो यह निकलेगा 16 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अब देखिए कुल समय की बात करें तो 24 घंटे और 16 घंटे। ठीक है, देखिए 40 घंटे हो गया, 40 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। अगला देखेंगे, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष, औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। अब देखिए परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, 5। ठीक है, औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, देखिए 100 साल हो जाएगी, 20 गुणा 5। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, छोटे सदस्य के पैदा होने पर परिवार की कुल आयु, अब देखिए 100 माइनस 10 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, 5, औसत आयु 20 वर्ष। ठीक है, 5 सदस्यों की कुल आयु निकालेंगे तो 20 × 5 बराबर 100 आ जाएगा। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। तो जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की कुल आयु की बात करें अगर हम, तो देखिए 100 साल। ठीक है, और जब वो पैदा हुआ था, ठीक है, 10 गुणा 5 50 वर्ष हो जाएगी। छोटे सदस्य के पैदा होने पर परिवार की औसत आयु, देखिए जब पैदा नहीं हुआ था तो वो, ठीक है, तो ये 50 वर्ष बटे 5 यानी 10 वर्ष उस समय की औसत आयु रही होगी। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, देखिए कह रहे हैं जूही ने, ठीक है, जूही ने साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में कितना था। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए है ना, तो हम निकाल लेंगे इस समय सबसे पहले साइकिल की दूरी। ठीक है, साइकिल से चलने में जो समय लगा वो 64 मिनट लगा। देखिए 16 बटे 15 करेंगे, देखेंगे 16
किलोमीटर की दूरी थी और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तो 16/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे, घंटा को मिनट में बदल देंगे। ठीक है, तो 15 चौके 60 और 16 चौक 64 आ जाएगा। ठीक है, स्कूटर द्वारा लिया गया समय, अब देखिए 20/50 करेंगे, गुणा 60 से करेंगे, तो ये 5 से ये 12 बार और 12 दूनी 24 मिनट। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद कार द्वारा लिया गया समय, अब देखिए 50/60 करेंगे। ठीक है, फिर 60 का गुणा करेंगे, तो इस तरह से 6 दाही 60 और 5 10 पंजे 50 में 50 मिनट ये आ जाएगा। कुल समय के लिए निकालेंगे, तीनों जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 64, 24 और 50 मिनट जोड़ेंगे तो 138 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए तो बहुत आसान है। देखिए M1 है ना, M1D1 बराबर M2 और D2 ये लगा देंगे हम। ठीक है, तो M1 यानी कि 15, ठीक है, और D1 यानी कि 48। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, हमें पता नहीं तो x लिख लेंगे और 30 लिख लेंगे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 2 से 48 24 बार कट जाएगा। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ। देखिए 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। ठीक है, वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। ठीक है, देखिए तो ये है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए वर्ष 2016 में अमित का वेतन हमने x मान लिया। ठीक है, x। ठीक है, देखिए अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा, माना वर्ष 2016 में अमित का वेतन x रुपये है। ठीक है, तो 1,26,500। ठीक है, और इसको हम बराबर कर देंगे, देखिए है ना, 10% बढ़ा और फिर 15% बढ़ा x से मल्टीप्लाई करते हुए, तो सॉल्व करेंगे तो ये 1,00,000 रुपये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1,00,000। ठीक है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0 और 100वें स्थान का अंक दहाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो संख्या क्या है। अब देखिए विकल्प के अनुसार संख्या 60,482 में दहाई का अंक 8 है। ठीक है, विकल्प से हम हेड एंड ट्रायल से कर लेंगे। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। ठीक है, देखिए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो 8 है, 8 यानी दहाई का अंक है और 2 वाला इकाई का अंक है, तो ये 1/4 है, कि सही सेटिस्फाई कर रहा है। हजार के स्थान का अंक 0 है, देखिए चौथे नंबर पर 0 आ रहा है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, देखिए 2 दूनी 4, ये वाला सही है। उसके बाद 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना, 2 3 36 है। ठीक है, तो संख्या यही हो जाएगी 60,482। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है आपको, तो इस तरह से आप कर सकते 11 - 5 गुणा 12 + 13 प्लस 18 - 11 - 5 बार लगा के ये करवाया गया है। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम करेंगे, देखिए इसका हल जो है इस तरह से होगा। देखिए 11 - 5, ठीक है, इसको 6 इन्होंने सॉल्व कर लिया। देखिए ठीक है, 12 + 13 प्लस, ठीक है, 18 - 11 - 5 है। अब देखिए तो 11 - 5 को आप लिख देंगे 6। ठीक है, सबसे पहले इसे तोड़ दिया, ये 6 बन गया। अब देखिए अगली लाइन में आप 18 - 6 को सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 13 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 12 को जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे 222 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 432 है, यदि एक संख्या 48 है दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों ये तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF होता है, तो इसको आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए 6, सिंपल सी बात है यहाँ पे, देखिए मैं बता देता हूँ इसको। देखिए ऐसे करेंगे 6 × 432, ठीक है,
ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, इक्वल टू 48 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 6 से इसे काट दीजिए, 6 8 48। ठीक है, अब देखिए 8 से इसे काट देंगे हम। ठीक है, देखिए तो ये कट के आएगा 8 पंजे 40। ठीक है, 3 बचा और 8 चौके 32, 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए कह रहे हैं 2160 बराबर 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 5 की घात c। तो इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, फिर तुलना करेंगे तो a 4 b 3 c 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 81/40। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप। अगला देखिए, कह रहे एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या होगा कि आप x मान लीजिए। ठीक है, x, तो देखिए अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, x अगर आपने मान रखा है तो सबसे पहले देखेंगे एक, देखिए तो देखिए अंश, अब देखिए एक भिन्न का हर, हर, ठीक है, हर x अंश के 2 गुने। ठीक है, तो सबसे पहले एक भिन्न का हर, ठीक है, x माना है और हर क्या हो जाएगा, देखिए अंश आपने मान लिया x अंश हो जाएगा और हर देखेंगे तो वो 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x + 1, तो देखिए अंश 2x + 1 ये हर हो गया। अब देखिए फिर कह रहे हैं अंश में 2 जोड़ने पर, तो अंश में 2 जोड़ दिए और हर में 3 घटाने पर। ठीक है, हर में 3 घटा दीजिए तो 1 प्राप्त हो रहा है ना, 1 बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो x निकल के कितना आएगा, x आ जाएगा 4। ठीक है, और 4 आने के बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो x/2x + 1 था, तो ये 4/9 निकल के आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, देखिए कह रहे हैं 0.01 है ना और 0.1, उसके बाद प्लस 0.1/0.01, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसका हम जब एलसीएम निकाल के या कैसे भी सॉर्टेड आउट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये निकलेगा है ना 10.10। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। देखिए 8 से भाज्य होने वाली संख्याओं की अगर बात करें तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या, 8 कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित पूरी तरह से हो। ठीक है, देखिए अंतिम 3 अंकों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहली बात करें, देखिए 5240, तो 5240 की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या अंतिम 3 अंक है 240। ठीक है, 240 और 240 को अगर हम देखें तो देखिए 6 बनेगा जा करके। एक्चुअली 240 जो है ना, 240 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो 30 आ रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। अगर हम लास्ट में अब देखें अगले वाले में 220 की बात करें तो ये 8 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में देखें तो 128 की अगर बात करें, देखिए तो ये 128। ठीक है, 128 8 से कट जाती है, तो ये भी संख्या इसमें हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। इसके बाद ये 124 है, तो 124 8 से नहीं कटता है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। देखिए पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरल राज्य में है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आएंगे। ठीक है, अगला है, देखिए परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, देखिए यह कथन, देखिए परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा
यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। ठीक है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग सिंचाई करना होता है। ठीक है, इनको क्या, जल को बड़े बड़े टैंकों गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर जरूरत के हिसाब से उसे सिंचाई में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। देखिए दोस्तों, ये केरल का है। ठीक है, केरल का प्रिय भोजन है। अगला सवाल है, देखिए विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, देखिए विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो अगर हम जल की बात करें, देखिए तो जल में घुलनशील जो होते हैं, जल में वो होते हैं बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा जो वसा में होते हैं ना, उसकी बात अगर हम करें, देखिए वसा की, तो वसा में होता है ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई और के, ये विटामिन जो है वसा में घुल जाते हैं। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए तो ये के की, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं जमता। देखिए रक्त का थक्का, देखिए अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या, क्योंकि इस विटामिन से प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ का निर्माण होता है जो रक्त को जमा देता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना। और के का, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन है। ठीक, आगे देखिए, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली साड़ी होती है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भाग है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का, यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब यह कहाँ, तेलंगाना का भाग हो गया है। ठीक है, तो अगर तेलंगाना दिया जाएगा तो तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा, और तेलंगाना नहीं दिया तो आंध्र प्रदेश आप लगा देंगे। ठीक है, वैसे तेलंगाना देगा अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए ये कह रहे हैं, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक है, देखिए मैं गांव से आया हूँ। ठीक है, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा गांव कहाँ होगा, ऐसा गांव पहाड़ियों पर होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है आसाम। ठीक है, आसाम में, देखिए आसाम के मोलन गांव में बहुत अधिक बारिश होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो घर होते हैं वो ज़मीन से ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ठीक है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, गुरमीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। देखिए नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अगर, ठीक है, तो वह गंगा को पार नहीं करेगा। ठीक है, गंगा को, ये सिंपल सी बात है। देखिए साउथ की नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, इनको पार करेगा। ठीक है, पश्चिम और साउथ की बात कर रहे हैं, वेस्ट साउथ। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या, गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को पार करेगा। तो यहाँ पर वो, ठीक है, देखिए नर्मदा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की नदी कृष्णा को पार करेगा। चलिए देखिए, अगर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है वो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म जो है 1.36 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये 1.36 किलोमीटर लंबा है। सही, चलिए आगे देखेंगे। ये कह रहे हैं, देखिए जड़ी बूटियों की रानी, ठीक है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है
इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक या साइंटिफिक नाम ओसीमम सेक्टम है। ठीक है, ओसीमम सेक्टम। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना है? देखिए ये तुलसी होता है। ठीक है, तुलसी। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? देखिए ये मलेरिया से है ना, ये मलेरिया है। मलेरिया रुके हुए पानी में पनपने वाले मच्छरों से होने वाला रोग होता है। ठीक है, या क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। जबकि निमोनिया, यहाँ पर जो निमोनिया दिया गया है वो क्या है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। और पोलियो जो है वो वायरस जनित रोग है। और चेचक जो है वो भी कैसा है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला है अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध जल को कैसे शोधित कर सकते हैं आप? देखिए अशुद्ध जल को, देखिए अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से जल अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, इन सभी तत्वों जैसे अवांछित रसायन हटाकर, ठीक है, जैविक संदूषक हटाकर, गैसों को हटाकर आप अशुद्ध जल को शोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगला क्या है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ठीक है, देखिए जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। देखिए गुजरात के घुड़खर अभयारण्य में जो है ये स्थित है। देखिए गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक, यह खर गधेरा या घुड़खर जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। खारी मरुभूमि, ठीक है, रण का कच्छ जो है जिसको कहते हैं, शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार मैदान इत्यादि इस वातावरण की विशेषताओं में शामिल है। ठीक है, देखिए आगे क्या है? शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। देखिए तो यहाँ क्या है? शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे है तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। देखिए दोस्तों, तरुण भारत संघ भारत की गैर सरकारी संस्था एनजीओ है। ठीक है, ये क्या है? एनजीओ है। ठीक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में। यह जल एवं वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन। ठीक है, तो इन्हें जल पुरुष या है ना, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? देखिए स्वांगीकरण, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है? स्वांगीकरण जो होता है वो पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। देखिए मानव पोषण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं अवशोषित पदार्थों का अनंत ऊतकों तक पहुंचकर उसकी क्रिया में उपयोग होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। कोशिकाओं के अंदर इस पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और भोजन की अधिक मात्रा को ग्लूकोज अथवा वसा के रूप में शरीर के अंदर यकृत आदि में भविष्य के उपयोग के लिए संचित कर लिया जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत्र पाचित भोजन को अवशोषित करने का मुख्य स्थान है। ठीक है, देखिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? आयरन की बात है। तो आयरन के लिए आंवला, पालक और गुड़, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आयरन वाले पदार्थ हैं। ठीक है, आंवला, पालक और
गुड़। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। देखिए चीनी, सिरका, नमक, हल्दी आदि पदार्थ पानी में घुलते हैं। ठीक है, तो चीनी, सिरका, नमक, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती, जैसे बेपदार्थ जल में, वे पदार्थ जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है, यह सबसे अधिक घुलनशील गैस है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे हैं ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं। देखिए ब्रॉन्ज क्या क्या होता है, देखिए कॉपर और टिन। ठीक है, यानी तांबा और टिन, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए ब्रॉन्ज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक कॉपर और टिन है। इसका प्रयोग आदिकाल से होता हुआ आया है। बर्तन के अलावा इनका प्रयोग मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने अभी अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के संबंध में दूसरा प्रैक्टिस सेट हल किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।